नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद संवेदनशील और जटिल विषय की परतों को खोलने वाले हैं। हमारा मकसद मणिपुर की वर्तमान स्थिति के पीछे छिपे लगभग 300 सालों के इतिहास को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझना है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इसके इतिहास और भूगोल को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल उठता है कि एक साधारण सा भौगोलिक विभाजन सदियों पुराने संघर्ष में कैसे बदल सकता है। देखिए, आज जो हालात हमें दिख रहे हैं वो अचानक से नहीं बढ़के हैं। इसके पीछे ऐतिहासिक दावों, अंग्रेजों की नीतियों और वहां के भूगोल का एक बहुत ही उलझावा जाल है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। मणिपुर का भूगोल ही इस पूरी कहानी का मुख्य आधार है। एक तरफ है इम्फाल घाटी, जो पूरे राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा है, और ये एक मैदानी इलाका है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ मैतेई समुदाय रहता आया है। और दूसरी तरफ है आसपास की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ राज्य का 90% हिस्सा घेरती हैं, जहाँ मुख्य रूप से कुकी और नागा जनजातियाँ निवास करती हैं। अब थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। मूल रूप से इस क्षेत्र को कांगलाई पाक कहा जाता था। फिर 1709 में राजा पमहिबा ने हिंदू धर्म अपनाया और इसका नाम बदलकर मणिपुर कर दिया। 1751 में उनकी मृत्यु के बाद यह साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और फिर 1819 में बर्मा ने, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, मणिपुर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ये दौर बहुत ही विनाशकारी था। आखिर में 1824 में राजा गंभीर सिंह ने अंग्रेजों से मदद मांगी, जिसके बाद 1826 में अंग्रेजों ने बर्मा को खदेड़ दिया। 1819 से 1826 तक के उस खौफनाक दौर को चाही तारेट खुंटाकपा यानी तबाही के 7 साल कहा जाता है। बर्मा के इस हमले में इतनी भयंकर मारकाट मची कि अपनी जान बचाने के लिए हजारों लोग मणिपुर छोड़कर पड़ोसी मिजोरम, असम और त्रिपुरा की तरफ भाग गए। और यही वजह है कि आज कुकी, नागा और मैतेई समुदायों की आबादी सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं है, बल्कि इन पड़ोसी राज्यों में भी फैली हुई है। बर्मा को हराने के बाद अंग्रेजों ने मणिपुर को एक रियासत बनाए रखा, लेकिन उनकी प्रशासनिक नीति ने यहाँ एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। हुआ यूं कि अंग्रेजों ने अपने आर्थिक फायदे और आसानी के लिए सिर्फ मैदानी इलाकों यानी घाटी पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखा। पहाड़ियों में सेना ले जाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों और वहां की जनजातियों को लगभग उनके हाल पर ही छोड़ दिया। और सच कहें तो प्रशासन का यही बंटवारा आधुनिक संघर्ष का सबसे पहला बीज माना जाता है। इस ऐतिहासिक बंटवारे ने अलग अलग दावों को जन्म दिया। अगर निष्पक्ष रूप से देखें तो मैतेई समुदाय का कहना है कि 1891 से पहले पहाड़ और मैदान एक थे, इसलिए पूरी जमीन उनके पूर्वजों की है। वहीं कुकी समुदाय का कहना है कि वो खास पहाड़ी इलाकों में सदियों से रह रहे हैं, इसलिए वो जमीन उनकी है। दूसरी तरफ नागा समुदाय का अपने पहाड़ी क्षेत्रों पर एक अलग स्वतंत्र दावा है। तो कुल मिलाकर हर समूह के अपने ऐतिहासिक तर्क हैं, जो अक्सर आपस में टकराते हैं। आगे चलकर इस भौगोलिक बंटवारे में एक नया रंग और जुड़ गया। पहले विश्व युद्ध के दौरान 1914 में जब अंग्रेजों ने कुकी समुदाय को सेना में भर्ती करना चाहा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद एंग्लो कुकी युद्ध हुआ। अंग्रेज युद्ध तो जीत गए, लेकिन कुकी लोगों को कंट्रोल करना आसान नहीं था। इसलिए अपना सामाजिक दबदबा बनाने के लिए अंग्रेजों ने पहाड़ी इलाकों में ईसाई मिशनरियों को भेजना शुरू किया। इस एक कदम ने उस पहले से मौजूद भौगोलिक विभाजन में एक गहरा धार्मिक आयाम भी जोड़ दिया। अब बात करते हैं आज़ादी के दौर की। 1947 में मणिपुर के राजा ने राज्य संविधान अधिनियम लागू किया, लेकिन 1949 में जब राजा शिलांग में थे तो उन्हें नज़रबंद करके उनसे विलय समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए। इसके बाद 1956 में मणिपुर एक केंद्र शासित प्रदेश बना और 1972 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। लेकिन 1949 के उस विलय के तरीके को घाटी के कई शुरुआती विद्रोही गुटों ने अवैध बताया और यहीं से भारत सरकार के खिलाफ असंतोष की चिंगारी भड़की। भारत से जुड़ने के बाद अनजाने में ही सही, भारत सरकार ने अंग्रेजों के उस पुराने बंटवारे को कानूनी रूप दे दिया। 1960 के भूमि सुधार अधिनियम ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी। घाटी के निवासी यानी मैतेई लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन पहाड़ी जनजातियां पूरे मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीद सकती थीं। संपत्ति के इस असमान अधिकार ने आने वाले समय की चिंताओं और असुरक्षा की भावना को एक बहुत मजबूत आधार दे दिया। इसके बाद 1965 में लोकुर समिति की रिपोर्ट आई, जिसने एक और महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इस समिति ने किसी समुदाय को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए कुछ खास मानदंड तय किए, जैसे भौगोलिक अलगाव और पिछड़ापन।
इसके आधार पर कुकी और नागा समुदायों को तो एसटी का दर्जा मिल गया, लेकिन मैतेई समुदाय इससे बाहर रहा। आज मैतेई समुदाय का कहना है कि 1949 से पहले उनके पास ट्राइबल स्टेटस था, जिसे वे वापस चाहते हैं, जबकि कुकी समुदाय का तर्क है कि मैतेई हमेशा से एक विशेषाधिकार प्राप्त समूह रहे हैं। इन सबके बीच राज्य में कई विद्रोही समूहों का जन्म हुआ, और हैरानी की बात यह है कि इन सबके लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। नागा विद्रोहियों को सभी नागा क्षेत्रों को मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड बनाना था। कुकी विद्रोही भारत के भीतर ही एक अलग कुकीलैंड राज्य चाहते थे, और मैतेई विद्रोही गुट मणिपुर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। इन मांगों के आपस में टकराने से इतनी हिंसा हुई कि सरकार को इस पूरे इलाके को अशांत क्षेत्र घोषित करके वहां AFSPA लागू करना पड़ा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि यह संघर्ष सिर्फ घाटी बनाम पहाड़ का नहीं है, पहाड़ियों के भीतर भी ये उतना ही गहरा है। 13 सितंबर 1993 की घटना इसका सबसे दुखद उदाहरण है। नागा और कुकी समुदायों के क्षेत्रीय दावे एक ही जमीन पर ओवरलैप कर रहे थे, जिसकी वजह से भयंकर हिंसा हुई और 115 कुकी नागरिकों की जान चली गई। इस दिन को आज भी कुकी ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। ये दिखाता है कि जमीन पर दावों की ये लड़ाई कितनी खूनी रही है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, लेकिन सरकार के लिए किसी एक समूह से बात करना भी खतरे से खाली नहीं होता। 2001 में जब भारत सरकार ने नागा विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता शुरू की, तो मैतेई समुदाय को लगा कि ग्रेटर नागालैंड की मांग मान ली जाएगी और मणिपुर टूट जाएगा। इस डर और असुरक्षा के कारण इम्फाल में इतने विशाल प्रदर्शन हुए कि मणिपुर विधानसभा भवन को ही आग के हवाले कर दिया गया। यानी एक समूह के साथ शांति प्रक्रिया दूसरे के लिए कितना भारी डर पैदा कर सकती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है। कुछ ऐसा ही प्रयास 2008 में कुकी समूहों के साथ भी हुआ, जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या सो समझौता कहते हैं। इसमें 25 कुकी समूहों के हथियारों को लॉक कर दिया गया और उनके कैडरों को खास कैंपों तक सीमित कर दिया गया। लेकिन सच कहूं तो ये भी एक तरह का गतिरोधी साबित हुआ। सरकारों ने इसे हर साल बस आगे ही बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ का समीकरण ही कुछ ऐसा है, किसी एक समूह के साथ स्थायी समाधान का मतलब है बाकी समूहों में विद्रोह और असुरक्षा का पैदा होना। अब अगर आज की चिंताओं को आंकड़ों के नजरिए से देखें, तो जनसंख्या में आए बदलाव एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करते हैं। 1901 में जहां मैतेई आबादी मणिपुर की कुल जनसंख्या का 60% थी, वहीं 2022 आते आते वे घटकर 49% रह गए हैं। जनसंख्या के अनुपात में आई ये लगातार गिरावट समुदाय के भीतर अपने भविष्य को लेकर एक बहुत गहरी असुरक्षा पैदा करती है। इस जनसांख्यिकी विवाद का एक और बहुत अहम पहलू एक खास आंकड़े से जुड़ा है, 32.46%। राज्य सरकार और मैतेई प्रतिनिधियों का तर्क है कि पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या वृद्धि दर असामान्य रूप से बहुत अधिक है, जो शायद अवैध प्रवास का नतीजा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर कुकी समुदाय के भी अपने तर्क हैं। उनका कहना है कि 1901 में उनकी आबादी कुल जनसंख्या का सिर्फ 1% ही दर्ज की गई थी, इसलिए आज उनके प्रतिशत में स्वाभाविक रूप से इतनी वृद्धि दिख रही है। साफ है कि दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने आंकड़े और अपनी अपनी सच्चाई है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। यह पूरा विश्लेषण एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। कोई राज्य आखिर सुलह के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ सकता है जब उसका भूगोल उसे बांटता हो, उसका इतिहास अलग अलग दावों की गवाही देता हो और जनसंख्या के आंकड़े गहरे डर पैदा करते हों। आज के इस विश्लेषण से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि ये कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसे रातों रात सुलझा लिया जाए। ये परस्पर विरोधी सच्चाइयों का एक ऐसा उलझा हुआ जाल है जिसे समझने के लिए भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ तथ्यों को देखना होगा। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस सदियों पुराने मुद्दे की जटिलताओं को समझने में काफी मदद मिली होगी।